नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक कई नेताओं ने पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने जहां पीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक है, तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने उन्हें सीधी बहस की चुनौती दे डाली। सिद्धारमैया ने पीएम मोदी के बयान को पूरी तरह से झूठ बताते हुए कहा कि आइए इस तू मैं चर्चा का तार्किक अंत करें। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारी गारंटी पूरे देश में सुधार कर रही है। कुछ बीजेपी शासित राज्य हैं जो हमारे मॉडल की नकल भी कर रहे हैं। बीजेपी राजनीति देखती है और हम विकास देखते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिखावे, गुमराह करने वाले और अधूरे वादों के बेताज चैंपियन में कांग्रेस के विकास करने के अद्वितीय ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का साहस है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ में किसी अनजान भाजपा नेता ने आपको गुमराह किया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई 10 में से 5 गारंटी पूरी कर दी है और सरकार वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से समर्पित है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, मुझे अपने राज्य और हमारी सरकार के बारे में आपके बयानों में कई गलतफहमियों और तथ्यात्मक त्रुटियों को स्पष्ट करने में खुशी हो रही है। कार्यभार संभालने के 2 दिनों के भीतर तेलंगाना सरकार ने अपने पहले और दूसरे वादे को पूरा करने का खुलासा किया। यानी देखा जाए तो पीएम मोदी अपने ही बयान पर बुरी तरह से घिर गए हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि जब सब मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के झूठ को बेनकाब कर दिया तो उन्हें अपने ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया, जिसे लेकर अब पीएम को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा। राष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें कई जिलों के अधिकारियों से पता चला कि सत्ता पक्ष दलों के उम्मीदवारों को चुनाव के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है। इसके लिए पुलिस वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी ऐसा कहा। यानी शरद पवार ने एक साथ 2 आरोप लगा दिए हैं। पहला कि एनडीए में शामिल दलों के उम्मीदवारों को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं और इसके लिए भी पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से सत्ता पक्ष अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी भी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके बाद न सिर्फ एनडीए बल्कि चुनाव आयोग भी सवालों से घिरता नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक रहे अनीस अहमद की कांग्रेस में घर वापसी की खबर सामने आई है। दरअसल अनीस अहमद प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए की टिकट पर मैदान में थे, लेकिन नामांकन सेंटर पर देरी से पहुंचने के कारण वो नामांकन नहीं भर पाए, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। बहरहाल अब उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हो जाने पर तय उम्मीदवारों की जानकारी दी गई है। आयोग ने बताया कि राज्य की 288 विधानसभा सीट पर 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 921 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध करार दिए गए। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 9 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 सीटों पर शिकायत की। हमारे पास दस्तावेज थे, हमने उन्हें प्रस्तुत भी किया, हमने चर्चा की और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया। ये कोई जवाब नहीं है। हमारे विशिष्ट आरोप शिकायतें, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, उन पर कोई जांच नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से गुजारिश की, आप समझिए आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है सुनना, पार्टियों को गाली नहीं देना, पार्टियों को बदनाम नहीं करना और जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं करना। आप एक संवैधानिक संस्था है।
जयराम रमेश ने आगे कहा कि हम वीवीपैट पर चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। उन्होंने हमसे 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं की। हमने उनसे मिलने की कोशिश। एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा गरमाया हुआ है और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरा। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का आरक्षण का हक छीन रहे हैं, वो दूसरों को जन कल्याण का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके आगे खड़गे ने बताया कि एक आरटीआई से पता चला कि 46 केंद्रीय विद्यालयों के 18,940 स्वीकृत पदों में से 27% शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें 38% से ज्यादा SC, ST, OBC आरक्षित पद खाली पड़े हैं, जिनमें SC के 32.1% पद खाली है तो ST वर्ग के 40.3% पद खाली है। वहीं OBC वर्ग के 41.8% पद खाली है। प्रोफेसर श्रेणी के 55% पद खाली पड़े हैं तो EWS के 71% शिक्षण पद खाली है। वहीं गैर शिक्षकों के 35,640 पदों में भी 47% से अधिक पद रिक्त है। खड़गे ने न सिर्फ खाली पदों को लेकर सवाल उठाया बल्कि आरक्षण के मुद्दे को भी उजागर किया है कि एक तरफ लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर भी भर्ती नहीं की जा रही है और खाली पदों में खासकर पद आरक्षित है, यानी जिस वर्ग के लोगों का उत्थान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए, उस वर्ग के लोगों को ही रोजगार से दूर रखा जा रहा है। खड़गे ने एक तरह से आरोप लगाया है कि मोदी सरकार आरक्षित वर्ग को जानबूझकर रोजगार से दूर रख रही है, जबकि कई सरकारी पद खाली पड़े हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास नारा सामाजिक न्याय की लड़ाई को ठेंगा दिखाकर मखौल उड़ाता है। इनमें आतंकियों के साथ भारतीय सेना की एक साथ 3 जगह मुठभेड़ हुई। श्रीनगर के खानियार और बांदीपोरा दोनों ही जगह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। खानियार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे, सेना ने घर को ही उड़ा दिया। वहीं अनंतनाग में भी भारतीय सेना 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाब रही, यानी पिछले 36 घंटों में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। फिलहाल तीनों जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में जवान हाई अलर्ट पर हैं। बीती रात बडगाम के मझामा गांव में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मार दी। पिछले 12 दिनों में जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों पर यह दूसरा हमला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हमले कब रुकेंगे, कब कश्मीर में शांति आएगी। इसे लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इन घटनाओं के पीछे मोदी सरकार की साजिश करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इन वारदातों के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं, आखिर अभी ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? फारूक ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर में तनाव पैदा करने की कोशिश है। उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर LG के हाथ में है, इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर आती है। पाकिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे, गरीब मजदूरों को गोली मार देते हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है? इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही ये हमले खत्म हो जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। खबर आ रही है कि शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और ये 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई बैठकें भी होंगी और कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसद का संयुक्त सत्र हो सकता है। शीतकालीन सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन और वक्फ बिल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए ये बिल पास कराना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा वक्फ बिल पर जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसके अलावा भी कई ऐसे बिल हैं जो संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद आयोजित होने वाले इस सत्र में काफी गहमागहमी रह सकती है। कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है। कनाडा के आरोपों पर हिंदुस्तान की तरफ से तीखा जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय ने निज्जर मामले में गृह मंत्री अमित शाह पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। कनाडा के इन आरोपों ने दोनों देशों के रिश्ते को गंभीर रूप से बिगाड़ने का काम किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया और 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही का एक नोट राजनयिक को सौंपा।
इस नोट में कहा गया है कि हिंदुस्तान सरकार कनाडा के उप मंत्री डेविड मॉरिसन के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार आरोपों की कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। दरअसल मॉरिसन ने संसदीय समिति के सामने कबूल किया था कि उन्होंने ही निज्जर मामले में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को सूचनाएं लीक की थी। अमेरिकी अखबार को बताया था कि निज्जर मामले में हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था, जबकि उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं थे। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने कनाडा पर बड़ा आरोप भी लगा दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा हिंदुस्तानी वाणिज्य दूतावास के कर्मियों की जासूसी कर रहा है, उनके फोन कॉल टैप किए जा रहे हैं। हम इसे राजनयिक और कॉन्सुलर सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। दरअसल कनाडा सरकार ने हिंदुस्तान के कॉन्सुलर अधिकारियों को बताया कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। साथ ही उनके फोन कॉल्स पर भी सरकार की पहुंच है, जिस पर हिंदुस्तान की तरफ से आपत्ति जताई गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि वो हिंदुस्तानी अधिकारियों के उत्पीड़न और धमकी में लिप्त है। कनाडाई सरकार की यह कार्रवाई स्थिति को खराब